Good evening, students. So today's topic is law of chemical combinations. ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि केमिस्ट्री क्या होती है, द टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, और ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक पे हमने डिस्कशन किया है। उसके बाद हमने अनसर्टेनिटी, डायमेंशनल एनालिसिस और ये सब देखा है, ठीक है, मैटर, उसकी टाइप्स। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो हम क्या देख रहे हैं कि जब कोई एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स बनने के लिए, तो उस पर कुछ लॉज लगते हैं। उन्हीं लॉज को आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होता है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बनाने के लिए जो एलिमेंट्स जुड़ते हैं उनमें कौन सा लॉ लगता है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंडर 6 तरह के थ्योरीज बोल दीजिए या लॉज बोल दीजिए आते हैं। सो सबसे पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनाइट proportions. Third, law of multiple proportions. Fourth, Gay-Lussac's law of gaseous volumes. Fifth, Avogadro's law. And sixth, Dalton's atomic theory. Right? तो वन बाय वन हम इन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट स्टार्ट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये बहुत ही सिंपल लॉ है। अगर देखें तो इसमें क्या बोलते हैं कि स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। अब इसका मतलब समझिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई भी जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो जो उसके मैटर का मास रहता है वो ना ही वो बनता है ना ही वो ख़त्म होता है, बट वो एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स कॉपर कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट। अब ध्यान से देखिए ज़रा, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 एंड सोडियम सल्फेट N2SO4, ठीक है। अब ये एक तरह का हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। अब ज़रा देखिए हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का मास रखा, कॉपर का प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन इंटू 4, तो उसका मास आया 159.609। सोडियम कार्बोनेट का मास लिया हमने 105.988, तो दोनों को हमने ऐड किया दैट इज़ 265.59। ऐसे ही हमने कॉपर कार्बोनेट का भी मास लिया, सोडियम सल्फेट का भी मास लिया, दोनों को ऐड किया, तो जो हमारा सम आया ना दोनों साइड वो इक्वल आया, ठीक है। इसमें आपको क्या पता चला कि जो भी मास बना है या जो भी मास टूटा है, ठीक है, वो दोनों ही आपस में सेम रहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही स्टेट करता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए कॉपर सल्फेट और दोनों को मिला के जो मास बना वो किसके इक्वल हुआ? कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट के मास के, ठीक है। यही अपना लॉ है, ठीक है। नीचे मैंने दिया भी हुआ है, एज यू कैन सी इन अबव एग्जाम्पल द मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the mass of product, which states are first law, which is law of conservation of mass, ठीक है। इसकी एक दूसरी एग्जांपल देखिए, बहुत ही ईजी है, इसमें थोड़ा और डिटेल में समझ आ जाएगा। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। तो इसको मैंने सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा बच्चा? बैलेंस करना है आपको। तो 2 MgO
उधर हमने 2 mg लगा दिया, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, mg 2 है, तो यहाँ पे हमने mg 2 बना दिया। तो मैग्नीशियम जो रहता है बच्चा, उसका मास रहता है 24। तो 24 को हमने 2 टाइम्स किया तो 48 हो गया। ऑक्सीजन का रहता है 16, तो 16 को 2 टाइम्स किया तो 32। दोनों को ऐड किया तो 80। दूसरी साइड देखिए 2 MgO, 2 × 40, ये भी क्या हो गया अपना 80। तो समझ में आया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कि जो भी रिएक्टेंट साइड जितना भी मास रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं कि x उतना था। ठीक है, जैसे पीछे मैंने अगर आप नोटिस करोगे पिछले एग्जांपल में x ग्राम्स ये है, तो उतना ही दूसरी साइड भी उतना ही ग्राम्स में होगा। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू अ सेकेंड लॉ विच इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। तो इसको बच्चा दिया था जोसेफ लुई प्रॉस ने। क्या बताया था इसमें कि इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रपोर्शन बाय मास। कोई भी केमिकल कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एक डेफिनाइट प्रपोर्शन में रहेंगे। ठीक है, इसकी एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने टैप वाटर लेना है, आपने फिल्टर वाटर लिया, आपने रिवर वाटर लिया, आपने सी वाटर लिया, आपने पाउंड वाटर लिया, कोई भी वाटर का आप सोर्स ले लीजिए। हर एक वाटर के सोर्स में 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के होंगे, 1 एलिमेंट ऑक्सीजन का होगा। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। ऐसे नहीं कि टैप वाटर में कुछ और हाइड्रोजन कुछ और कॉन्सेंट्रेशन होगा या सी वाटर में कुछ और होगा, नहीं। जो भी केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में ही बनेगा। ऐसे नहीं अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे इसमें H2O को देखो तो 2 + 16 इज 18। 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 16 ऑक्सीजन का मास होता है, दोनों को ऐड किया तो 18 आ गया। which states that every sample of water is present in same ratio of hydrogen और oxygen। अब ज़रा इनकी रेशो निकालेंगे तो H2 + O, H2 2 है, रेशो 16, तो 1:8 आ गया। ठीक है, so 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen makes 1:8। ठीक है, in every sample the ratio of water is same। तो इससे क्या पता चलता है हमारा ये कौन सा लॉ हो गया, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्या बताया लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में कि कोई भी अगर कंपाउंड होगा और उसका अगर हम किसी भी सोर्स से वो कंपाउंड ले रहे हैं तो हमेशा वो कंपाउंड तभी वो कंपाउंड कहलाएगा जब उसका जो अपना रेशो रहेगा प्रेजेंट, जो एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। हर सैंपल में रेशो सेम रहने वाला है। ठीक है, ये बहुत इजी एग्जांपल है वाटर की। आप कोई और एग्जांपल लेके भी देख लीजिए, सब में आप वही रेशो में वो कंपाउंड पाओगे। तो इसमें 1:8 जो रहा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रहा है। ठीक है, पानी में, तो ये किसका है, पानी में। ओके, अगर मैं H2O2 करके चलूँ तो कितना बनता है बच्चा, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए। H2O2 इज, इधर लिख देता हूँ, H2O2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, इसका मास 2 हो गया, ये 16 था 32 हो गया। सो 2:32 कितना हुआ बताइए, 1:16, 1:16। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में देखिए हमेशा किस रेशो में रहेगा, 1:16। हमने क्या किया, आप ये वाटर नहीं है ये, अब ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, H2O2 है। वाटर क्या था, H2O। देखिए दोनों में रेशो का डिफरेंस देखिए, 1:8, 1:16। समझ में आया। तो
यही इस लॉ में बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो और इसको एक तरह और भी समझा जा सकता है। इसमें हम बोल सकते हैं कि 2 grams ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 grams ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड इन सेम proportion of mass ratio is always fixed। ठीक है, सेम proportion ऑफ मास में जो रेशो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ओके, दोबारा सुनिए, कंबाइंड इन सेम proportion ऑफ मास रेशो इज ऑलवेज फिक्स्ड। समझ में आया? तो दिस इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल। वो था लॉ ऑफ डेफिनाइट, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, हमने अलग अलग कंपाउंड्स की बात करेंगे, इसमें मल्टीपल कंपाउंड्स की बात करेंगे। अब सुनिए ध्यान से, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। अब जैसे ये वाली एग्जांपल मैं पहले बोलूँगा फिर आपको समझाता हूँ। कार्बन ऑक्सीजन बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें मैंने कार्बन की जो रेशियो है वो सेम रखी, ऑक्सीजन की मैंने चेंज की। ये मैटर है, ये ध्यान में रखना, ये मैटर करता है। ठीक है, कार्बन मैंने सेम लिया, ऑक्सीजन चेंज किया। अब सुनिए, when 2 elements combine to form 2 or more than 2 different compounds, then the different masses of one element which combined with fixed mass of other element, जो combine कर रहा है किसके, fixed mass of other element, ठीक है, bear a simple ratio to one another। दोनों एक दूसरे से क्या, सिंपल रेशो में रहेंगे। बेयर्स अ सिंपल रेशो टू वन अनदर। अब कार्बन और ऑक्सीजन में देखिए CO, ठीक है, 1 ग्राम कार्बन हमने लिया, हमने ऐसे ही एक कार्बन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन लिया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ज़रा कार्बन और ऑक्सीजन का देखिए, CO, ठीक है, तो इसको ज़्यादा मतलब देखना। ठीक है, ये अभी नहीं, जब मैं आपको फिज़िकली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है, फिज़िकल लेक्चर्स में, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। फिलहाल बस इतना देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिला के इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बन के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कार्बन कार्बन तो सेम प्रोपोर्शन में है। अब ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन एक दूसरे से कितनी रेशो में, ये 1 है, ये 2 है, तो कितनी रेशो बेयर कर रहा है, ये 1:2। ठीक है, ऑक्सीजन आर इन सैंपल रेशो ऑफ 1:2। जो भी ऑक्सीजन हमने सैंपल में लिया वो आपस में क्या कर रहे हैं, सिंपल रेशो बियर कर रहे हैं कि नहीं, 1:2 की। सो है तो सेम एलिमेंट, बट सिर्फ क्या फ़र्क है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो दोनों में 16 है, ये 32 ग्राम्स हो गया इसका मास, तो 1:2 में ये बेयर कर रहे हैं। सो रेशो ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड टू ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 1:2। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, व्हेन 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स जब ज्वाइन करते हैं, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा जब कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, एक एलिमेंट का जो मास रहता है वो फिक्स्ड रहता है, और दूसरे एलिमेंट का वो जो हम चेंज करते हैं, और जब हम दूसरे एलिमेंट के मास को दोनों बाकियों से कंपेयर करते हैं, तो वो एक सिंपल रेशो में पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल रेशो में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा, सो फ़िलहाल हम 3 लॉज ही अभी पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कल संडे है, संडे को मैं बाकी 3 लॉज का वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और फिज़िक्स भी आपको कल ही मैं अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सिस्टम में एरर आ रहा है ऐप में। ठीक है, वो हो नहीं पा रहा, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, अगर हुआ तो, नहीं तो कल तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है किड्स, ओके, थैंक यू।